एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान। आई होप सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे MCO 01 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स एंड इट्स थ्योरी। ये जो बुक है, इस बुक को स्टार्ट करने वाले इस बुक के अंदर कंप्लीट आपके 20 चैप्टर्स हैं। उन सभी 20 चैप्टर्स को हम विद इन 20 डेज के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे हम आपके लिए ये जो वीडियोस हैं, आपका जो चैप्टर्स है कंप्लीट करवाएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है। इस तरीके से सभी चैप्टर्स को हम कवर करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर कैसे क्या कुछ लिखना है। आपको PDF भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको सब कुछ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। ओके, चलो। और मैं ये भी कहूंगी कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर क्या है? आपका बेस है आपके अदर चैप्टर्स का। बेस क्यों बोला, आधार क्यों बोला, नींव क्यों बोल रही हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इस चैप्टर को समझेंगे ना, तब आपको नेक्स्ट चैप्टर की जो टर्म्स यूज कर रहे हैं चैप्टर्स के अंदर वो समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसके लेवल्स क्या है, मैनेजर कौन होता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये मैंने आपको बता दी कि चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। मीनिंग, डेफिनेशंस, टाइप्स, कंपोनेंट, किस किस के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी, हमारे मैनेजमेंट के भी और हमारे मैनेजर्स के भी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया तो आया 4 नंबर में पक्का आएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, छोटे से सिंपल से टर्म के साथ, जो कि आपको तीनों टर्म्स को क्या करने वाला है, ये मिक्स करने वाला है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैं अपना रफ पेज निकाल लेते हैं जहाँ पे मैं आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है जी, सबको नज़र आ रहा है? सबको नज़र आ रहा है? स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारा यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 टर्म्स लिखी हुई है। कौन कौन सी टर्म है? एक तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा हमारे पास मैनेजमेंट है, तीसरा हमारे पास मैनेजर है। क्लियर है? ये तीनों टर्म है। तीनों टर्म को मैं आराम से समझाएंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप सभी बच्चे स्कूल से पास आउट हुए होंगे, है ना? अच्छा, स्कूल के अंदर कौन कौन होते थे? अब स्कूल, ये है स्कूल, ठीक है, ये है स्कूल, ठीक है। स्कूल में कौन कौन पर्सन्स होते हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होती है, उसके बाद आपका डायरेक्टर होता है नहीं होता है, स्टाफ को हैंडल करने वाला स्टाफ, हेड कह सकते हैं हम उसको, राइट। देन उसके बाद पियोन भी होते हैं, देन उसके बाद बस ड्राइवर भी होते हैं, ठीक है। और गेट कीपर मैं इसी में लेके चल रही हूँ, पियन के अंदर ही। अब देखो यहाँ पर कितने सारे व्यक्ति हैं, लेवल हैं, 1 2 3 4 5 6 लेवल है। समझ पा रहे हैं? अब देखो सभी के सभी किसमें काम कर रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सभी के लेवल्स, सभी की ड्यूटी, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है। मीन्स मैं ये कह सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एक ढांचा है जहां पर ग्रुप इकट्ठा होता है, ठीक है। वो ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। उन सबका एक मेन क्या होता है? गोल होता है। और उस गोल को अचीव करने के लिए हम काफी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, वो इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने, मेन पर्पस क्या होता है इकट्ठा होने का? मतलब कि वो क्यों इकट्ठा होते हैं? क्योंकि उन सब का मेन मोटिव क्या होता है? एक ही होता है और सभी के सभी एक तरफ ही अग्रसित होते हैं। ये नहीं है कि कोई कुछ की ओर जा रहा है, कोई कुछ की ओर जा रहा है, नो, सभी व्यक्ति एक की ओर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस सभी अब इस गोल को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मेरा ये गोल है, जैसे मेरा जो गोल है आपको 20 चैप्टर्स को विद इन 20 डेज के अंदर क्या करवाना है? कंप्लीट करवाना है। देन उसके बाद हम 2nd बुक स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम 3rd बुक स्टार्ट करेंगे। अब मेरा ये गोल है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा तभी तो मेरा गोल ये है।
अच्छा, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट, इसका मेन जो गोल था कि बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराना है स्पेसिफिक टारगेट के हिसाब से। अब हम तो हैं भाई टीम मेंबर, हम हैं स्टाफ, ठीक है। जो मेन हेड है वही तो प्लान करेगा ना कैसे क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा जहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं और आने का मेन मकसद क्या है कि गोल को अचीव करना। अब ऐसे हवा हवा में तो गोल अचीव नहीं होगा। अब गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब गोल को अचीव करने के लिए हमें काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेगी, काफ़ी सारे हमें डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, काफ़ी सारी हमने क्या करनी पड़ेगी, एनालिसिस भी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। अब ये करेगा कौन भाई, है ना। अब ये करेगा कौन? ये करेगा भाई एक मेन हेड, जिसके अंदर क्या होगी, कंसेप्चुअल स्किल होगी। कंसेप्चुअल स्किल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर थिंकिंग पावर, वो सभी की ओर से सोच पा रहा है, वो एम्प्लॉय की ओर से भी सोच पा रहा है, वो एनवायरनमेंट की ओर से सोच पा रहा है, वो गवर्नमेंट की ओर से पॉलिसी की सोच पा रहा है, ठीक है, वो अपने कंपटीटर को समझ पा रहा है। मीन्स कि उसके अंदर इस तरीके की स्किल होगी जो कि वो ये कह सकते हैं ना कि हम जो डिसीजन मेकिंग पावर को होल्ड करने की पावर होती है उसके अंदर, है ना। मीन्स कि कंसेप्ट के साथ वो सोच पा रहा है कि ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके बाद क्या होगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो उसके बाद क्या होगा, समझ पा रहे हैं। तो वो सबको लेकर जो चलने वाला व्यक्ति होगा वो इन सब चीजों को करेगा। ऑब्वियस है, मेन हेड होगा, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, मैनेजर कहेंगे। मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो कि होल्ड करता है एक पोजीशन को, और इवन मैं कहूँगी उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी को देखकर क्या बनाए, पॉलिसी बनाए, डिसीजन ले, एनालिसिस प्रॉपर वे से करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी करे और बाहर जो अवेलेबल फैक्टर्स हैं उनका भी करे। ये जो पेज है ना जहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, ये बहुत ध्यान से समझना है। रीज़न पता है क्यों है? क्योंकि जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हूँ ना, वो एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दूसरा नंबर कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी मदद करेगा कि हाँ लिखे तो क्या लिखे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मैम लिखना कैसे है ना। तो ये पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया मैनेजर कौन होता है। मीन्स कि एक पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो मैनेजमेंट का अगर मैं कहूँ, आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हो, +2 क्लास से पढ़ते आए हो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए, मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो 3-5 स्टेप्स आते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो कि कभी आपको दिखाई नहीं देती। ये एक प्रोसेस है, ये इंटेंजिबल। इस प्रोसेस को कौन इंप्लीमेंट करता है? ये मैनेजर इंप्लीमेंट करता है। कहाँ करता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करता है। अब तीनों लिंक समझ में आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, एक ढांचा है जिसके अंदर लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? इनको मेन ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करना होता है। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काफ़ी सारी पॉलिसीज, काफ़ी सारे डिसीजन, काफ़ी सारी एनालिसिस, काफ़ी सारे तरह के टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। और इन टूल्स को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। इसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट एंड मैनेजर। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं बच्चे। ओके, क्लियर है? चलो अब मैं यहाँ पे नोट्स के ऊपर बढ़ती हूँ। क्या कहते हैं देखो, इस पिक्चर से भी नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है, ये नजर आ रही है पिक्चर, आपको नजर आ रही है पिक्चर। देखो यहां पर मेन हेड है, ये इनको डायरेक्ट कर रहा है। और ये, चलो इस पिक्चर को मैं बाद में समझाऊंगी, बट मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे रीड आउट करके बताती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु वर्क टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल और द पर्पस। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैनेजर प्ले अ सेंट्रल रोल। मैनेजर एक बेहतरीन बीच का रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ द पीपल एंड एक्टिविटीज एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इंटरेक्टिंग विद द पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्यों ऐसा बोला गया है कि जो मैनेजर है वो एक सेंट्रल रोल अदा करता है? क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे कि वो इसकी और इसके बीच में क्या रिलेशन है वो भी बताएगा, इनके और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताएगा, इनकी ड्यूटीज क्या है,
क्या इनको करना है, कितनी बाउंड्री के अंदर करना है, कितना काम ये कर सकते हैं, इन सब के बारे में एक्सप्लेन कौन करेगा, दिस पर्सन। क्योंकि यही है एक बीच का मैं कहूँ कि मीडिएटर, या फिर मैं कहूँ कि एक ब्रिज के जैसे होता है ना कि आप यहाँ खड़े हैं, बीच में पानी है, ठीक है, ये पानी है और आपको ये आपका घर है, आपको घर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ब्रिज इसके ऊपर पुल बना होगा तभी तो आप जा पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये है एम्प्लॉइज, ये है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं कहूँगी दूसरा एम्प्लॉई, इसके बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, मैनेजर करता है। ये इसको भी बताएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इसको भी बताएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, इन सबको एक्सप्लेन करने वाला कौन है, सेंट्रल पॉइंट मैनेजर। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है। किसका ग्रुप है ये, पीपल्स का ग्रुप है। क्यों पीपल्स का ग्रुप है, क्योंकि आए हैं किस लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, जिसके अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ सिस्टमैटिक बेस होगा। जो भी टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन का वे रहने वाला है, मीन्स कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है या फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इन सबको वो डिफाइन करेगा। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ढांचे के अंदर यही डिफाइन होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल का मतलब होता है कि जहां पर रूल रेगुलेशंस को, प्रॉपर फॉर्मेट को, इन सबको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पर प्रॉपर फॉर्मेट को यूज नहीं किया जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर की ओर नहीं जाते। एग्जाम्पल के तौर पर आप नॉर्मल डेली रूटीन में भी करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप किसी टीचर को ये कह रहे हैं कि मैम मैं हॉलीडे पे हूँ, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने कि मैम मैं हॉलीडे पे हूँ, या आपके क्लास टीचर को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने आप मैम मैं हॉलीडे पे हूँ, तो आप क्या करेंगे, क्या आप ऐसे कह के जाएंगे मैम आज मैं हॉलीडे पे हूँ, मैम कल मैं हॉलीडे पे हूँ, ऐसे कह के जाते हैं? नहीं ना, आप प्रॉपर एक क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क या फिर कुछ भी। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है, नीचे डेट और साइन सिग्नेचर सब कुछ होता है ना। बट इनफॉर्मल में की अगर बात की जाए, आप अगर अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, आप इनसे बातचीत कर रहे हैं और आप बातचीत में कह रहे हैं कि यार मैं तो कल छुट्टी पे हूँ, तुम देख लेना आते हो तो ठीक है, अदरवाइज तू भी छुट्टी पे आ जा, ऐसा होता है। या फिर उसको भी लेटर लिखते हो, प्रिस्क्राइब फॉर्म में लिखते हो, नहीं लिखते। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पर हमारा एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब है कि जहां पर आपको किसी भी स्ट्रक्चर या फिर किसी भी प्रोसीजर, किसी भी पॉलिसी, किसी भी तरह के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता है, दैट्स इट। फॉर्मल के अंदर ये सभी चीजें होती हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बच्चे, ध्यान से समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का होता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम डेलिबरेटली, मीन्स की जानबूझकर एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि आपके नीचे ये है, आपके नीचे ये है, मान लीजिए ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। मीन्स कि अगर डी को कोई बात करनी है ए से, तो पहले ये होगा कि पहले आप सी पे जाएंगे, फिर बी पे, फिर ए पे जाएंगे, फिर इसके नहीं। इसकी जानबूझकर ये सेटअप किया गया है। रीजन यही है कि अगर हम इसको सेटअप नहीं करेंगे तो एक क्या है, एक हायरार्की नहीं बनेगी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, है ना। अगर हम इसको बना रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है, एक प्रॉपर प्रोसीजर से जा रहे हैं, एक डिसिप्लिन नजर आ रहा है। और ये सभी चीजें कहाँ नजर आती है, कहाँ नजर आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और कंपनीज के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पर आप किसी भी तरह के डेलिबरेटली स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं करते, ये अराइज नेचुरली हो जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, सोशल रिलेशनशिप के ऊपर, सोशल नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखो इस पिक्चर से नजर आ रहा है, ये पिक्चर आपको मदद कर रही है इस फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझाने में। इसके सभी व्यक्ति मानते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था ना, ये वाला, ये मेन हेड है, इसकी सभी मानते हैं, फिर इसके नीचे ये है। ठीक है, हर चीज क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। क्लियर है। अच्छा, इसके बीच में आप डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के, अब देखो मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होते हैं, व्यक्ति होंगे, पीपल्स होंगे। ठीक है, वो पीपल किसी भी पॉइंट में हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल बनाई है, वाइस प्रिंसिपल बनाया है, ठीक है, डायरेक्टर बनाए हैं, स्टाफ का जो हेड है वो बनाए, पीएन है, बस ड्राइवर है। यहाँ पे पीपल है, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ केवल प्रिंसिपल है, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे डायरेक्टर है, नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल्स है।
डजेंट मैटर कि वो किस लेवल पे काम करता है, बट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जा रही है तो वहां पर हम कहेंगे ग्रुप ऑफ पीपल, कि पीपल है, वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, स्टाफ हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके अंदर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो मैनेजर भी हो सकते हैं, वो लीडर भी हो सकते हैं, उन सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबकी जो टास्क है, वो सबको डिफाइन किया गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सबको पता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या किसी का टास्क रहने वाला है, कौन किसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग ये एक्सप्लेन किया गया है। तभी यहाँ पर ये कहेंगे कि ये देखो ढांचा बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं बन रहा है, ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। दूसरा, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए तो आए हैं, या वैसे ही कोई व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं ना। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि कई बार बुजुर्ग पर्सन का, जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, शाम के जो टाइम है वो इकट्ठा हो जाते हैं। अब उनका भी मेन मोटिव होता है, ये नहीं होता कि किसी वो वैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं, वो उनका भी मेन मोटिव होता है। उनका क्या होता है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को शेयर किया जा रहा है, किसी के स्ट्रेस को रिलीव किया जा रहा है, कोई अपनी अच्छी बातें बता रहा है, वहाँ पे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना। आके या फिर वो कहते हैं कुछ गेम खेलते हैं वो, है ना, तो वो क्या है, उनका गोल होता है, तो गोल को अचीव करने के लिए वो आ रहे हैं, ठीक है, कि रिसोर्सेज होंगे तभी तो गोल अचीव करेंगे। दैट मीन्स रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको मदद करेंगे। जैसे कि मेन पॉइंट है ह्यूमन पावर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, वो स्कूल हम चला रहे हैं, मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया। अब स्कूल ऐसी तो थोड़ी ना चल जाएगा, है ना, उसको चलाने के लिए व्यक्ति भी तो चाहिए होंगे ना। तो ये व्यक्ति क्या होंगे, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, पीपल है, वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और साथ ही साथ स्कूल तो चलो ठीक है, हमने पर्सन एम्प्लॉय कर दिया, क्या यही सफिशिएंट है, नहीं, इसके अलावा हमें और भी चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे कि जो भी रिसोर्सेज है, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, फैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, प्रोसेस की अगर बात की जाए, ऑब्वियस है, एक प्रोसेस हायरार्की से काम चलता है हर चीज़, ठीक है। द मेथड एंड द प्रोसीजर यूज टू अकम्प्लिश द टास्क एंड अचीविंग द गोल, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है, समझ पाए, ये कंप्लीट मीनिंग हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, अब बढ़ते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं डेफिनेशन की अगर बात करूं, डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, हेनरी एल सिक के अकॉर्डिंग है। क्या कहता है, पता है क्या कह रहा है ये, कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन पता है क्या होता है, तालमेल। ये कहते हैं कि तालमेल है किस किस, उन सभी रिसोर्सेज का, कौन से रिसोर्सेज का, ऑल द रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग में क्या करते हैं मुझे बताओ। अब प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लान करते हैं ना। अब जैसे अगर मैं बताऊं कि जैसे मेरा टाइम टेबल है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है, ये प्लानिंग है मेरी। हर शाम को सोने से पहले मेरी जो प्लानिंग डेली होती है कि मुझे कल सुबह उठ के ये टास्क कंप्लीट करने, ये प्लानिंग है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल चलाना है, सबसे पहले प्लानिंग की। अच्छा, स्कूल को चलाने के लिए मैंने कहा कि इतने व्यक्ति, मैंने कहा कि मेरे को 10 ऐसे पर्सन चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, 20 स्टाफ मेंबर चाहिए मुझे, ठीक है, और 5 पीएन चाहिए मुझे, ठीक है, 5 ड्राइवर चाहिए स्कूल के बच्चों को इधर से उधर लेके जाने के लिए। सो ये मैंने मेंबर्स डिसाइड किए। जैसे ही मैं ये इनको अपॉइंट कर लिया मैंने, ठीक है, इनको शॉर्ट लिस्टेड किया, फिर मैंने कहा कि अच्छा 10 ये, 20 ये, 5 ये, अच्छा इनको काम क्या क्या देंगे, ये आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटअप करना। ओके, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि इन पर्सन्स को क्या करना, वे दिखाना, रास्ता दिखाना, कहाँ कैसे क्या कुछ काम परफॉर्म करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो, ठीक है, और जो आपने सेट की थी वो, इन दोनों को क्या किया जाना है, कंपेयर करना है। अगर एक्टिविटी परफॉर्म करना मीन्स की जो एक्चुअल है और जो स्टैंडर्ड था, मीन्स की स्टैंडर्ड दैट मीन्स जो हमने सेट किया है और जो एक्चुअल उन्होंने परफॉर्म किया है, इन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो उनकी कमियों को ढूंढा जाएगा। अगर स्टैंडर्ड कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो उनको रीइंफोर्स किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करना, ठीक है, समझ में आ गया। तो हेनरी एल सिक ने यही डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है ऑफ द ऑल द
resources through the process of planning, organizing, directing and controlling in order, किस order में, कि हम अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, अपने जो निर्धारित जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि हमारा अब की बार ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है, हमें ये अचीव करना है, दैट्स इट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब इसकी अगर बात की जाए करेक्टरिस्टिक्स की, करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो मैनेजमेंट है ना आपका गोल ओरिएंटेड होता है, मीन्स कि इसका मेन जो फोकस होता है ना वो केवल और केवल आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ऊपर होता है। डजेंट मैटर कि कैसे ना कैसे करके आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ये कहता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पंजाब के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर ही ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसे कह रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि जो ये रूल है ये हमारे दो ही स्टेट में अप्लाई हो रहा है, पंजाब और हरियाणा के अंदर। ठीक है, इन दोनों में, बाकियों में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यस, चाहे आप हरियाणा के अंदर बैठे हैं, चाहे आप पंजाब के अंदर बैठे हैं, चाहे आप किसी यूपी के अंदर बैठे हैं या उत्तराखंड के अंदर बैठे, किसी भी स्टेट में बैठे हैं, मैनेजमेंट का मतलब सेम रहने वाला है। जहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे सभी डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चलते हैं, सभी के अंदर ये प्रोसेस होती है, प्लानिंग होती है। आप ये देखते हो कि जब कोई भी जॉब निकलती है, ठीक है, आपने फिल भी किए होंगे, आप मास्टर लेवल तक पहुंच गए हैं, ठीक है, वहां पर आपको क्या नजर आएगा कि जो जब जॉब फिल करने का जो क्राइटेरिया होता है मोस्ट ऑफ सेम होता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, देन उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। ये सेम प्रोसेस रहती है ना सबकी, है ना। तो ये कंसेप्ट आपका यूनिवर्सल है, तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी आपका यूनिवर्सल है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल होने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट है, एजुकेशनल है, नॉन प्रॉफिट है, किसी भी लेवल का है। क्लियर है? अच्छा, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? अब मैंने ऊपर आपको बताया कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो स्टैंडर्ड जो सेट था, मैंने कहा कि यहाँ पर 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, बट इन्होंने प्रोड्यूस किया केवल 90 यूनिट्स को। तो यहाँ पे कमी ढूंढी मैंने, कमी को पूरा करने के लिए मैंने इसके ऊपर फिर प्लानिंग की या नहीं की। तो ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है मैनेजमेंट का, ऑनगोइंग एक्टिविटीज है जब तक बिजनेस चलता रहे। ठीक है, मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एक अकेली बात नहीं है, अकेली प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब हम काफी सारे कंपोनेंट से मिलके बन रही है ना, इसके काफी सारे टास्क को एक साथ कंप्लीट कर रही है। मैनेजमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 स्टार। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 5 स्टार, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट 5 ये है कि वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। अब इन सभी चीज़ों को एक लय में करना, तो यही तो होता है मल्टी डायमेंशन। इसकी एक साथ काफ़ी सारे कामों को हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करने में कैपेबल है। अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है, वो, अगर मैं एक गुड़िया का एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक लड़की का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, वो घर के काम को भी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, मम्मी की भी हेल्प करवा रही है, वो पढ़ाई को भी कर पा रही है, वो सिलाई को भी अच्छे से कर पा रही है, उसको प्लांटेशन का भी बहुत अच्छा शौक है, उसको मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर पा रही है। इसी तरीके से एक लड़के का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो घर का भी काम करवा पा रहा है, बाहर से वो सामान लेके आना होता है, ठीक है, या फिर किसी को बाहर किसी को मतलब मान लीजिए मम्मी को दवाई दिला के लेके आनी है, या फिर मैं कहूँ कि बाहर से जो भी घरेलू वर्क होता है वो कर पा रहे हैं, ठीक है, वो उसका इंटरेस्ट किसी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ में है, या फिर मैं कहूँ कि वो अच्छा से पेंटिंग कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, है ना। तो ये होता है मल्टी डायमेंशन, एक बच्चे के अंदर काफ़ी सारे गुण होना, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल है। डायनामिक होता है जैसे कि अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर में कहीं जाते हैं, नानी के घर, बुआ के घर जाते हैं, तो आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मेरे को इस तरीके से ही मुझे खाना चाहिए, ऐसा तो नहीं करते ना। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट भी ऐसे है, फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट हो जाती है जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसी के हिसाब से क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। क्लियर है? ग्रुप एक्टिविटी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टीम वर्क के साथ होता है, कोई भी काम अकेले नहीं होता, ठीक है। इंटेंजिबल है, आप इस प्रोसेस को देख नहीं सकते, बस हाँ कौन परफॉर्म कर रहा है उसको देख सकते हो, बट ये नहीं देख सकते कैसे परफॉर्म हो रही है, ये इसके ऊपर, ये इसकी एबिलिटी के ऊपर बात करती है, ठीक है।
सिस्टमैटिक है, हर चीज़ क्या है एक सिस्टम से चलेगी। जब तक प्लानिंग नहीं होगी क्या आप ऑर्गेनाइजिंग कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजिंग हो गया तो क्या आप स्टाफिंग कर लेंगे? यस ऑफकोर्स कर लेंगे। कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक स्ट्रक्चर में जाती है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में चलती है, ठीक है, काफ़ी सारी थ्योरीज के ऊपर बेस होती है। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? ओके, ये हो जाती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात कर लेते हैं इसके लेवल्स के। आप देखो ये नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ जिससे थोड़ा सा आपको इजी समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझो इस बात को। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्या ये सभी व्यक्ति एक ही लेवल पे काम करेंगे? नहीं ना। अब देखो इनका लेवल कुछ है, अलग है, अलग है नहीं अलग है? अच्छा, इसका लेवल अलग है, इनका लेवल अलग है, अलग है। अब प्रिंसिपल कौन होगी? मेन हेड होती है ये सेकंड नंबर पे आते हैं वाइस प्रिंसिपल और डायरेक्टर। स्टाफ को हेड करने, स्टाफ को कंट्रोल करने वाला तीसरे नंबर पे आते हैं। पीएन्स को हेड करने वाला फोर्थ नंबर पे आएगा। मींस इन दोनों के जो मेन हेड होगा वो अलग होगा, है ना। अब यहाँ पर मैनेजमेंट को भी 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया। 3 लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है आपका टॉप मैनेजमेंट है। क्या है? सबसे पहले आपका टॉप मैनेजमेंट है, फिर आपके उसके बाद आ जाता है मिडल मैनेजमेंट, देन उसके बाद आ जाता है आपके पास लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, अब बात ही यहाँ पे ना इन तीनों को ना बायफॉर्गेट किया गया है 3 स्किल के ऊपर। सबसे पहली बात आपके पास कंसेप्चुअल स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा आपकी बात कर रहा है ह्यूमन के बारे में, तीसरा आपकी बात करता है आपको टेक्निकल स्किल के बारे में। तीनों स्किल के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इजी रह जाएगा समझने में कि एक्चुअल में चल क्या है। कंसेप्चुअल स्किल का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं टेक्निकली सोचते हैं, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का काम है। किसका काम है? थिंकिंग का काम है। यहाँ पे कोई फिजिकल वर्क नहीं होती। ये कहते हैं ना कि व्हाइट कॉलर जॉब, है ना। व्हाइट कॉलर, एक तो ब्लू कलर जॉब होती है, एक व्हाइट कलर जॉब होती है, ये होती है व्हाइट कलर जॉब। मीन्स कि जहाँ पर हम केवल अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज करके, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को यूज करके हम सोच पाते हैं सराउंडिंग की ओर, मीन्स कि अपने आसपास जितने भी पर्सन हैं। अब मैं ये कहूँ कि ये टॉप मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल है, ये अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रही है, ये अपने जो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही है, ये अपनी सोसाइटी की ओर भी देख रही है, ये क्या है अपने कंपटीटर की ओर देख रही है, और क्या होगा जी भाई, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी देख पा रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मीन्स कि चारों तरफ देख के फिर एक पॉलिसी बनेगी। तो कंसेप्चुअल स्किल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इन दोनों स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर मेन काम क्या किए जाते हैं? पॉलिसी को सेट किया जाता है, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड है उसको सेट किया जाएगा, कोई आपका ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करने का मेन कौन करने वाला है? टॉप मैनेजमेंट करने वाला है। किसी भी तरह का डिसीजन लेने वाला है वो भी यही करने वाले हैं। किसी भी तरह के रिसोर्सेज जितने भी हैं आपके, उनको एलोकेट करना है। एलोकेट का मतलब होता है बांटना है आपको, तो वो सभी काम कौन करेगा? आपके टॉप मैनेजमेंट करेंगे। क्या इतना समझ में आया? मीन्स कि जो मोटा मोटा काम होता है ना, जो मेन हेड का काम होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और वो कौन करता है? जिनके पास कंसेप्चुअल स्किल होती है, ठीक है। ह्यूमन स्किल का मतलब क्या है कि लोगों से आपको काम करवाना है, लोगों से आपको काम करवाना है, तो मीन्स कि आपके अंदर ह्यूमन स्किल होनी चाहिए। मीन्स कि कैसे आप किसी व्यक्ति से काम निकलवा सकते हैं। समझ पा रहे मेरी समझ पा रहे मेरी बात को, फीलिंग्स को, कि आपके अंदर कैसी एबिलिटी। कई ऐसे लोग होते हैं ना, आपने देखा भी होगा फ्रेंड सर्कल के अंदर की, वो केवल उसको काम निकलवाना आता है कि कैसे आपको आप किसी व्यक्ति से काम निकलवा सकते हो, कैसे उससे काम ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर उस तरीके के व्यक्ति आते हैं जहाँ पर जिनके पास ह्यूमन स्किल होते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसी, जो भी स्टैंडर्ड, जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी डिसीजन, जो भी रिसोर्सेज है इन्होंने सेट किए हैं, उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? इम्प्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल के लोगों का काम होता है, जिसके पास ह्यूमन स्किल होती है। इनके पास ये स्किल इसलिए होते हैं क्योंकि इनको व्यक्तियों से, जो अब नीचे लोअर लेवल के जो पर्सन है ना, इनसे काम करवाना है, इन मिडिल वालों को, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं इनको ह्यूमन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, टेक्निकल स्किल का मतलब क्या होता है?
वो पर्सन होते हैं जिनके पास मशीन को ऑपरेट करने की स्किल्स होती है। समझ पा रहे हैं? जिनके पास मशीन को, जैसे मशीन हो गया, अगर मैं कहूँगी कंप्यूटर को ऑपरेट करने की स्किल है, मीन्स की कोई ना कोई टेक्निकल वर्क, मीन्स की हार्ड वर्क, ठीक है, फिजिकली आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यहाँ पे फिजिकल स्किल आपके पास होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास टेक्निकली कोई भी चीज़ आप ऑपरेट कर सके, ये आपके पास स्किल होनी चाहिए। अब काम करवाना है इनसे, तो इनके पास ये स्किल होनी चाहिए। देन उसके बाद नीचे फोरमैन आ जाते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं, इनके पास क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके पास क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये MCQ के अंदर बहुत बार आया है, UGC नेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, आल्सो नोन एज द एग्जीक्यूटिव और द सीनियर मैनेजमेंट बोला गया है किसको, टॉप मैनेजमेंट को। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, CEO आते हैं, CFO आते हैं, COO आते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप इनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली पढ़ सकते हैं कि कौन क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने का काम, डिसीजन को लेने का काम, रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम, एक्सटर्नल जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है, ठीक है, मीन्स कि अपने उनके द्वारा ना कंपनी को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जैसा वो सोच पा रहे हैं वैसा ही कंपनी परफॉर्म कर पाएगी। तभी तो कह रहे हैं ये आपका मेन हेड है, ये जैसा सोचेगा, जैसा विचारेगा, चारों तरफ को देख के वो अपने आप को, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है, मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है, अपने स्टेक होल्डर्स के सामने अपने रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे स्टेक होल्डर आ जाएंगे, स्टेक होल्डर्स मीन्स कि जो इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्कूल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। क्लियर है? अच्छा, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, लीडरशिप एंड विजन बात की जा रही है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट पता है क्या, यहाँ पे कंसेप्चुअल स्किल के ऊपर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन स्किल एंड द टेक्निकल स्किल। क्लियर है? मिडिल लेवल की अगर बात की जाए तो मिडिल लेवल के अंदर क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट आपने बांटे हुए हैं, ठीक है, और जो भी पॉलिसी प्लान इन्होंने बनाए हुए हैं, उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का काम आपका मिडिल लेवल मैनेजर का होता है। ठीक है, मिडिल लेवल के अंदर जो भी व्यक्ति काम है, इम्प्लीमेंट द जो भी पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े थे यही याद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इनको किस चीज़ की, कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, कंसेप्चुअल और टेक्निकल स्किल की इनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लोअर लेवल के बारे में बात की जाए तो इसे हम फर्स्ट लाइन या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर ये सभी पर्सन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, एक बात और, जो भी इस लेवल के पर्सन को प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी को वर्किंग की प्रॉब्लम है, किसी को टाइम की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, किसी को किसी और काम से दिक्कत है, तो वो सभी के सभी ये मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है में आते हैं लोग, वो सभी इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इनकी प्रॉब्लम ऊपर वाले सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर इनके लिए टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू देयर इज अ कंसेप्चुअल स्किल। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए तो ये मैं आपको कहूँगी थोड़ा मतलब इस चैप्टर के अंदर मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि ये आगे चैप्टर्स आने वाले हैं, उनके अंदर हम बात करेंगे। यहाँ पर नजर आ रहा है बच्चे आपको, ये देखो यहाँ पर यह क्लासिकल थ्योरी है, यहाँ पे हम कंप्लीटली इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ब्यूरोक्रेट भी, साइंटिफिक भी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी। अभी जो फिलहाल आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये 14 प्रिंसिपल हेनरी फोल की, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ही है, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी मत कीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो PDF से पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैनेजर कौन होता है? मैनेजर मैंने आपको बताया था कौन होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो कि क्या करता है, उसने जो भी प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग की है, स्टाफिंग की है, डायरेक्टिंग की है एंड कंट्रोलिंग कर रहा है, वो पर्सन ही करता है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि एक पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क ऑफ other in an organization to ensure that the organization goals are to be met। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? क्योंकि ये बात मैंने समझा दी आपको। अच्छा, क्या पढ़ सकते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग। ओके, अब मैं आ जाती हूँ रोल के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप मैंने अभी आपको बता दें, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। रोल के ऊपर आ जाते हैं, रोल ऑफ द मैनेजर क्या है? रोल ऑफ द मैनेजर का मतलब क्या होता है, क्यों किस किस तरीके का रोल अदा करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहला रोल क्या है उसका, इंटरपर्सनल रोल। ठीक है, मीन्स कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, किस तरीके से अपने टॉप लेवल, किस तरीके से अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है,
दूसरा आता है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से गैदर करता है, किस तरीके से उनको फिर एलोकेट करता है, क्या वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एलोकेट करता है या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एलोकेट करता है, कैसी इंफॉर्मेशन एलोकेट करता है भाई, ये बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल का मतलब क्या होता है कि जहां पर उसको डिसीजन लेना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगी, देन हम फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे। चलो लास्ट पॉइंट से करते हैं। डिसीजनल का मतलब क्या होता है, चलो पहले सेकंड से करते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब क्या? इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो ना अब आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी बस में बैठे हैं, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि उस रूट की क्या है, टिकट क्या लगने वाली है, ठीक है। मान लीजिए आप हरियाणा से पंजाब आ रहे हैं, पंजाब से हरियाणा जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी एक स्टेशन ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र ले लेती हूँ, हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कुरुक्षेत्र, तो वहाँ से ले लेते हैं, KU जिसे हम बोलते हैं, और हम जा रहे हैं डी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। हम यहाँ से बैठे हैं, हमें डी यूनिवर्सिटी में जाना है। इस तरीके के ना आप हैं, आपके काफ़ी सारे कलीग्स हैं, मीन्स कि आपके सारे काफ़ी सारे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको नहीं पता कितने पैसे लगने वाले हैं, तो आपने क्या किया, जो बस कंडक्टर है उसको ऑब्जर्व किया, मॉनिटर किया कि हाँ बाकियों से इससे यहाँ तक जाने के कितने पैसे ले रहे हैं, है ना। आपने इंफॉर्मेशन को सबसे पहले क्या किया है, रिसीव किया है ना। अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि जब मेरे को बाहर का टूर होता है तो मुझे भी नहीं पता होता कि मुझे कहाँ कितने पैसे लग रहे हैं, तो मैं हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ कि किस बस के अंदर यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने पैसे लग रहे हैं, है ना। तो ये होता है मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब ये मैंने मॉनिटर किया, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दिया, राइट। अब जैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मैंने एक ही इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बस के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, काफ़ी सारे पैसेंजर चढ़ते हैं, सभी का नेचर क्या है, सभी कहीं और जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, बट मेन मोटिव क्या है, अब मैंने आपको केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजर का काम क्या होता है कि जितनी भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करना, ठीक है। उस क्यों गैदर करना, जब मैनेजर यूटिलाइज करेगा उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली, अप्रोक्सीमेटली जितनी भी वो यूज़ कर पा रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेगा, ठीक है। देन उसके बाद वो कैसे यूज़ करेगा, शेयर करने के बाद ही यूज़ कर सकता है ना। मैंने आपको बताया, अब आपको आई होप ये पॉइंट याद रहेगा कि हाँ बस में जब भी आप चढ़ते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने की कितनी टिकट लग रही है, दूसरे पैसेंजर से वो कितनी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने इंटरनल्स जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको शेयर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कैसे भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आपकी मीटिंग हो सकती है कंपनी के अंदर, आप ईमेल से कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अपने एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप किसी भी मोड का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का भी, मीटिंग का भी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से, ठीक है। या फिर कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है, नोटिस पास किया जा रहा है, ठीक है, नोटिस इशू कर दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रोल क्या बता रहे थे यहाँ पर, स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन का मतलब क्या है, जो पर्सन उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। A spokesperson, a manager is authorized to share the information about the organization to the outside। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसको भेजी है, इंटरनल एम्प्लॉयज़ को। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की जो हमें आउटसाइडर को भेजनी होती है, जैसे कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस होते हैं ना। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हमारी कंपनी कुछ इस तरीके से चल रही है, और वो इन्फॉर्मेशन तभी शेयर होती है जब उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर आपके डायरेक्टर्स का, आपके सुपरवाइजर का, आपके CEO के साइन हो जाते हैं, तभी होगा, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हम किसी प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो ये कहते हैं ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, ये कंपनी के मेन हेड बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी ऐसी ऐसी चल रही है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, डिसीजनल रोल का मतलब क्या है, डिसीजनल रोल का मतलब है कि आपको डिसीजन लेना है, आपको आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है, और उस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर डिसीजन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। और उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस ये करेंगे कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, क्या क्या हमारे लिए लाभ वाली एक्टिविटीज़ आ रही है,
और उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि प्रेजेंट में हमारे पास स्ट्रेंथ है या नहीं है। ठीक है, इन सबको हम चेकआउट करेंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को हमें एनालिसिस करना है और इवैल्यूएट करना है हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ को, हमारी वीकनेसेस को, क्या इस टाइम तक हम इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, टेकिंग द इनिशिएटिव्स का मतलब यही होता है कि मीन्स कि आपको पहल करनी है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में अभी से सोचना शुरू करो। एग्जाम, बच्चे पता है क्या करते हैं, एग्जाम आपका दिसंबर में होता है, पढ़ना दिसंबर के फर्स्ट वीक, पता नहीं दिसंबर के एग्जाम के टाइम ही शुरू कर देते हैं। बट आपको एक्चुअली मेरे हिसाब से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एग्जाम कॉलेज के अंदर तो ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करते हैं ना तो कम से कम 6 से 3 महीने लगते हैं या नहीं लगते। सो अभी आपको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट जाता है हैंडल द डिसएग्रीमेंट्स। अब ये तो होता नहीं कि जो पॉलिसी आपने बनाई है वो सारे के सारे व्यक्ति हाँ कर देंगे, हाँ जी सही है। उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि नो सर ये ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जैसे मेरे को मेरी क्लास में होता है कि जो मैं काम देती हूँ, ठीक है, उसमें 4 बच्चे अगर एग्री हैं तो एक बिल्कुल डिसएग्री मिलेगा। तो इसको भी मनाने की मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, तो मैनेजर का यही रोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई नई पॉलिसी अडॉप्ट करी जा रही है तो उनमें से कोई एक ऐसा एम्प्लॉय निकलेगा जो कि इस पॉलिसी को डिसएग्री करेगा। तो उस मैनेजर के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस डिससेटिस्फाइड जो सबॉर्डिनेट है उसको हैंडल किया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट जाता है एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। एलोकेटिंग द रिसोर्सेज का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को बांटना अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को बांटेंगे। नेगोशिएटिंग का मतलब होता है बातचीत करना, नेगोशिएट करना। ये होता है ना कि आपने कभी मूवीज के अंदर देखा है, जब मोस्ट ऑफ ऐसा आर्मी की मूवी के अंदर होता है, जब कोई आतंकी हमला करता है तो कहते हैं कि नेगोशिएशन आपको किससे करनी है ना, मूवीज के अंदर देखा होगा, है ना। तो ये नेगोशिएशन होता है बातचीत करना। आपके यहाँ पर बातचीत 2 प्रोस्पेक्टिव से हो सकती है। पहला प्रोस्पेक्टिव आपके इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, दूसरा है आपके पास एक्सटर्नल। आप देखो इंटरनल होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपकी पॉलिसीज के बारे में, अपने रूल राइट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर एक्सटर्नल के बारे में बात की जा रही है तो एक्सटर्नल के अंदर क्या होते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अंदर एडजस्ट होने के लिए पॉलिसी की जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, स्कूल का ही एग्जांपल देती हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या किया है, ये सभी टीचर्स को अनाउंस किया है कि आपका एक जो लेक्चर है वो एक्स्ट्रा लगेगा। सभी +2 क्लासेस हैं जितनी भी, उन सभी की एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी स्टार्ट करनी है। उसमें से कुछ टीचर एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर ये कहेंगे कि अगर आप हमारी एक लेक्चर एक्सटेंड करें तो आप हमारी सैलरी भी एक्सटेंड कीजिए। ऐसे ये नेगोशिएशन होता है, पता है, बातचीत होती है। अच्छा ठीक है, अगर आप अपने लेक्चर को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, आपको सैलरी इंक्रीज कराने, तो आप ऐसे करिए कि मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाला जाता है ना। तो ये होता है आप इधर से एक पर्सन बात कर रहा है, इधर से एक पर्सन बात कर रहा है, दोनों के बीच में एक सलाह मशुरा होके फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचना होता है। ठीक है, ये मैनेजर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, इंटरपर्सनल रोल के बारे में बात की जाए, सबसे पहले जाते हैं लीडिंग। कभी आपने लीड किया है, टीम को लीड किया है? मान लीजिए मैंने बहुत बार, जैसे कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, इवन स्कूलिंग टाइम में मैंने अपनी स्पोर्ट्स टीम को बहुत लीड किया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कैप्टन होना, ऐसे कैप्टन की तरह मान सकते हैं आप कि कैप्टन क्या करता है, लीड करता है सभी अपने मेंबर्स को। अगर आपकी टीम के अंदर 5 से 6 मेंबर हैं, उन सभी को लीड करेंगे कि आप यहाँ खड़े होंगे, या आप यहाँ खड़े होंगे, यहाँ होंगे, जब मैं इशारा करूँ तो आप ऐसे जाएंगे। इसकी एक लीडिंग देना, इंस्ट्रक्शन देना कि आप किस तरीके से काम करने वाले हैं, उनको मोटिवेट करते रहना कि हाँ हमें जीतना है। सेम इस तरीके से मैनेजर का भी काम होता है, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना, अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करते रहना कि कैसे कैसे काम करना है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने फुटबॉल का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है गेम के अंदर। लेजन का मतलब क्या होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपके और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है, एक स्टूडेंट एज अ टीचर का रिलेशनशिप है। इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमें अपने इनसाइडर्स हैं, हमें अपने आउटसाइडर्स हैं, इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, और वो सेट करने का काम किसका होता है, इनसाइडर और आउटसाइडर के साथ, ये मैनेजर का होता है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? ये एग्जाम्पल आप इजिली अब समझ पा सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जाता है सिंबॉलिक हेड ऑफ द, ये हम कहते हैं कि सिंबॉलिक सिंबल या फिर फिगर हेड। अब देखो जैसे मैंने बताया कि एक स्कूल की कैपेबिलिटी कौन एक्सप्लेन कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेगी। जो भी प्रिंसिपल की थिंकिंग पावर है, जो भी प्रिंसिपल की कैपेबिलिटी है, जैसा वो सोच पा रही है, वो स्कूल के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है ना। अच्छा, फैमिली के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, फैमिली ओपन माइंडेड है या फिर मैं कहूँगी क्लोज माइंडेड है, तो वो फैमिली के मेन हेड बताते हैं कि वो कैसा है, जैसे आपके दादाजी, आपके पापा जी, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ग्रुप का जो हेड होता है, जो टीम लीडर का हेड होता है, मान लीजिए मैंने गेम का एग्जांपल लिया, तो टीम जीतेगी, टीम की वीकनेस है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है। तो इसी तरीके से जो मैनेजर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी तरीके, अपनी तरफ से। वो क्या करता है, जैसे ये होता है ना क्लास में मॉनिटर का बेस्ट एग्जाम्पल और समझ में आएगा कि अगर आप पूरी क्लास को कोई दिक्कत है और क्लास के सभी टीचर्स ने कह रखा है कि जो भी दिक्कत है मॉनिटर को बता दो, मॉनिटर हमें बता दें, तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरी क्लास की तरफ से अपनी बात रख सकता है। इस तरीके से मैनेजर भी क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, सिंबॉलिक फिगर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये आपके पूरे चैप्टर की समरी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और आपके मैनेजर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। चैनल है हमारा क्वेश्चन पेपर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, सो आप विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, कंसेप्ट स्टडी पॉइंट का तो आपको पता ही है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम तो कवर कर रहे हैं, सो आप इनको देख सकते हैं। चैनल और विजिट, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट ईयर क्वेश्चंस ये आए थे, बट ये क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए कह रही थी कि ये चैप्टर बेस है। देखो, कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड हाउ डू दे हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग आसानी से स्मूथली कर सके, वो कैसे हेल्प करती है। नेक्स्ट बार यही आया, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस कैसे चल सकता है, उसके कंपोनेंट के। ये यूनिट नंबर 3 में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या आने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। ₹9 आपको पे करना होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपको क्या करना है, आपके नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आपको क्या किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है और कॉमर्स भी। सो कॉमर्स के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास पहुँच जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। नोट्स लेना है तो आप हमें, ये सोर्स मैंने आपको बता दिए, या आप इन सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 डेज के अंदर हम 20 चैप्टर जो हम फिनिश करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। बने रहिए लास्ट चैप्टर तक। ओके।